Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. मेरे ख्याल से लॉज ऑफ मोशन आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह की होगी मीनवाइल में, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने बताया कि दो तीन जो चैप्टर्स है ना, ऐसा नहीं मैकेनिक्स में कोई खत्म हो जाता है, काइनेटिक्स भी खत्म थोड़ी हो गई, वो चलता रहता है ना। जब तक रोटेशन नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें बार बार यूज होती रहेगी, तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा होती रहे, है ना। ऐसे लॉज ऑफ मोशन भी हर जगह पे यूज हो गए, जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। बस पहली बार जब आप सीखोगे ना, जब भी फिजिक्स में किसी चीज को हम पहली बार सीखते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार सीख लेंगे फिर रिपीट कर रहे हैं तो ऊपर तो आती जाती है, आपको आ जाता है फटाफट। लेकिन पहली बार सीखने में थोड़ा सा इट रिक्वायर्स सम एफर्ट्स, है ना। एफर्ट्स लगाएंगे तो पहली बार में ही सीखना होता है। बार बार एक ही चीज को कोई न्यूटन्स लॉ को बार बार पढ़ोगे तो न्यूटन्स लॉ आइंस्टाइन के लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूटन्स लॉ ही रहेगा। मल्टीपल बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, एक बार में अच्छे से पढ़ना, ये अच्छा तरीका है। इसलिए सिलेक्शंस भी आप देखोगे ना तो वन टाइमर का ही ज्यादा होता है। मैक्सिमम जो आईआईटी में जाते हैं ना वो एकदम फ्रेश जाते हैं, तो 12th इसी साल पास किया। रिपीटर का उतना नहीं होता है जो ड्रॉप करके तैयारी करते है ना। वो क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग में उनको सब कुछ आता रहता है, तो उनको लगता है कि हमसे तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई नया कंसेप्ट आता है तो वहीं पे वो भी आ जाता है। तो सबसे आपके ब्राइट चांसेस हैं 11th में अच्छे से 11th पढ़ो, फिर 12th को अच्छे से पढ़ो और उसी ईयर में आप आईटी अटेम्प्ट करो कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। 100% सिलेक्शन हो जाता है ना। उसमें आप जरा सा भी एक्सपर्ट करोगे कि अब स्कूल का देख लेते हैं, हाँ, स्कूल वाले भी डरा देते हैं कि फिर हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। स्कूल वाले डराते बहुत ज्यादा है ना। उनसे डरना नहीं है, अब आपको अपने उस पर फोकस रखना है कि भाई मुझे आईआईटी के अंदर जाना है ना। तो वो और सबसे ज्यादा चांसेस मैंने आपको बताया कि फ्रेश का सबसे ज्यादा होता है कि भाई 11th इस साल किया, अगले साल 12th किया, उसी साल में सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर होता भी है ड्रॉप वगैरह करके तो वो उतनी बढ़िया रैंक भी नहीं आता, रैंक भी उनके पीछे ही होती है कई बार, है ना। तो बेस्ट चांस आपका भी होता है कनेक्शन एट स्ट्रेच कर दें, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन में वही एफ इक्वल टू एम ए के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आज एक चीज आ जाती है, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। यहाँ पे आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वी आर स्टडीइंग द कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। तो सिंपल सा एक तो वर्ड यूज हुआ है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स का मतलब सिंपल सा होता है रेस्ट्रिक्शन, है ना भाई। जब भी कोई मोशन रेस्ट्रिक्टेड होता है तो उसके के लिए हम कंस्ट्रेंट वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो सिंपल सा कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज द रेस्ट्रिक्शन टू फ्री मोशन ऑफ ए बॉडी, restriction to free motion of a body is called constraint, of a body is called constraint। जब भी कोई बॉडी का फ्री मोशन में कोई रेस्ट्रिक्शन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सके आपका कंस्ट्रेंट बोलते हैं। एंड रिलेशन बिटवीन motion of connected bodies, motion of connected body is called constraint relation, is called constraint relation, है ना। तो ये आपका मतलब हो गया, है ना, कि भाई restriction to free motion of the body is called the constraint and the relation between the motion of connected body is called the constraint relation, है ना। कि connected bodies के motion के बीच में जो relation होगा वह मल्टीपल पुली वाले, उसी को हम क्या होता है कि आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है। तो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है ना, ये कुछ इसके दो तीन कैटेगरी होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द पुली कंस्ट्रेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द पुली कंस्ट्रेंट, है ना। और एक और भी कंस्ट्रेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेज और रॉड कंस्ट्रेंट, वी कॉल इट एज अ वेज ऑब्लिक रॉड कंस्ट्रेंट,
है ना। दोनों कंस्ट्रेंट आप पढ़ोगे तो पहले हम फोकस करेंगे पुली कंस्ट्रेंट पे, है ना, कि पुली से जब कोई बॉडी बहुत सारी हैंग होती है तो उसके मोशन के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो उसको हम क्या होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन। सिंपल चीज है, जैसे आप लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एटवुड मशीन, है ना, कि लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द एटवुड मशीन। तो जो आपका एटवुड मशीन था, है ना, कि भाई जब भी हम एटवुड मशीन पढ़ रहे थे तो उसमें एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर था ना। सिंपल स्ट्रक्चर ये था कि इस तरह से कोई पुली हैंग है और इस पुली से आपने दो ब्लॉक हैंग कर दिए, एक यहाँ पे हैंग कर दिया और एक दूसरा इधर हैंग कर दिया। एक बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है ना। तो आपने इसका मास कुछ ले लिया था m1 एंड m2, है ना। तो इसमें तो सिंपल सा था कि अगर ये किसी एक्सप्रेशन से नीचे जा रहा है तो ये सेम एक्सप्रेशन से ऊपर जाए, है ना। तो इसमें कोई कंस्टेंट रिलेशन जैसी वाली कोई चीज नहीं, है ना, कि अगर किसी इंस्टेंट में अगर ये से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये ए से ही ऊपर जाए, है ना। तो इसमें आपने उतना ज्यादा कोई कंस्टेंट रिलेशन नहीं पढ़ा। कहीं बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस जो डाउट पूछ रहे थे बच्चे, उसमें मल्टीपल पुली इन्वॉल्व, जब मल्टीपल पुली इन्वॉल्व होती है तो उसमें आपको यूज करना होता है कंस्टेंट रिलेशन, है ना। तो एक्चुअली मैंने पढ़ाने का जो तरीका है उसमें अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो उसके क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो सर्टली आप ये मान के चलना कि वो क्लास में कवर नहीं है। कई बार चीजें जो होती है ना, एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, उस स्टेप में अभी नहीं पहुंचे हम। स्टेप वाइज हर चीज को हम कवर करें, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द टॉपिक, कोई चीज छूटती नहीं है। जैसे मैं स्प्रिंग की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा एक लेक्चर मुझे स्प्रिंग पे लेना, इसलिए मैंने स्प्रिंग को एकदम अलग से छोड़ दिया। वैसे ये चीज अभी पहले नहीं पढ़ी हमने, आज पहली बार कंस्टेंट रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं था, तो आपने जस्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया और सारी चीजें निकाल दी, है ना। इसी की जगह पे जब मल्टीपल पुलिस होती है ना, मल्टीपल पुलिस का मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका जैसे इस तरह से, है ना, मल्टीपल पुलिस के स्ट्रक्चर में हम इस तरह से बात करते हैं। मल्टीपल पुलिस के स्ट्रक्चर पे इस तरह से अगर हम कोई स्ट्रक्चर ले लें कि भाई ये आपका कोई रूफ है, इससे एक पुली हैंग है, इससे आपका एक ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे एक और पुली है ना, और ये जहाँ पे फिक्स हो गया इससे भी एक ब्लॉक लगा हुआ है। यस, ब्लॉक का मास कुछ भी हो सकता है, मास से कंस्ट्रेंट रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता है कि मास m1 m2 क्या है, उससे कंस्ट्रेंट रिलेशन का कोई रिलेशन नहीं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम ये बोलेंगे कि अगर इस तरह से कोई चीजें हैंग है तो इसमें क्या लगता है कि ये दो पुलिस हैं, इसके नेचर में डिफरेंस। ये जो पुली है ये वाली पुली फिक्स है, ये जो पुली है कैसी है, जैसे कि आपकी फिक्स है, और ये जो पुली है ये ऊपर नीचे जा सकती है ना। ये जो पुली है ये पुली कैसी है, बेसिकली आपकी मूवेबल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई पुली सिस्टम होगा तो उसमें कुछ फिक्स पुली होंगी और कुछ क्या होंगी, जैसे कि आपकी मूवेबल पुली। तो ध्यान रखना है आपको कि फिक्स पुली तो वही रहेगी, मूवेबल पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है, जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा तो पुली नीचे जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा ना, तो हो सकता है कि किसी स्टैंड में इसका एक्सटेंशन कुछ A1 हो या इसका एक्सटेंशन आप A2 ले लो, A1 ले लो, और इसका एक्सटेंशन सपोज आपका A2 है ना। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि A1 और A2 सेम होंगे, भाई डायरेक्शन तो दोनों की अलग है, मैग्नीट्यूड में भी वी कैन नॉट से A1 इज इक्वल टू A2, है ना। तो आपको जब A1 A2 में आप रिलेशन निकालते हो तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर आप A1 A2 में रिलेशन निकाल रहे हो या V1 V2 में निकाल रहे हो, भाई अगर A1 है A2 है तो किसी स्टैंड में अगर इसकी वेलोसिटी V1 है ना और इसकी वेलोसिटी अगर V2 है तो V1 V2 में रिलेशन निकालोगे तो भी कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा। तो मोशन के तीनों पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, उसके बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका कंस्ट्रेंट। तो देखो ये हम कैसे निकालें, तो बुक्स में जो दिया होता है ना, इवन इफ यू गो फॉर द एसक्यू वर्मा या कोई भी बुक है ना, उसमें एक अच्छा मेथड नहीं दिया होता, उसमें एक मेथड दिया होता है बड़ा लंबा सा होता है, हालांकि फंडामेंटल वही है ना, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा वो बड़ा यूनिक सा मेथड होगा, उसको आपको यूज करना है। पहले हम एकदम जो बेसिक कन्वेंशनल मेथड है उसको यूज करते हैं। पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन, कैलकुलस यूज करके हम A1 A2 में रिलेशन निकालेंगे या V1 V2 में रिलेशन निकालेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएशन मेथड इसका यूज करोगे ना, तो इधर बनाने पास पहला जो मेथड है उसमें आप क्या यूज करते हो, बेसिकली आपका डेरिवेटिव,
है ना, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यूज करने का मतलब ये है, जैसे मुझे अगर इसमें निकालना है कि V1 V2 में क्या रिलेशन होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये किस तरह से पुली हो गई और इससे अपने एक ब्लॉक हैंग कर दिया और इससे एक और पुली, है ना, और ये यहाँ पे फिक्स हो गया और यहाँ से एक और ब्लॉक। तो आपने बोला किसी स्टैंड में अगर इसका एक्सटेंशन A1 है ना, और इसका एक्सटेंशन अगर A2 है, तो A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, मुझे ये निकालना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द A1 एंड A2? A1 A2 में बेसिकली आपका रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द A1 एंड A2, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसमें आप डिफरेंशिएशन यूज करोगे, तो जैसे ये कोई फिक्स पॉइंट है ना, इससे कुछ लेंथ हम डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट तो फिक्स है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इस ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो सपोज x2, ये आपका x2 है ना, और यहाँ से इस पुली के सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये सपोज आपने ले लिया कोई x1, ये आपने ले लिया कितना है x1, और ये कोई डिस्टेंस आपने कोई b ले लिया, ये डिस्टेंस आपने क्या ले लिया, जैसे कि आपका कोई b, तो ये आपका हो गया x1, ये आपका x2 हो गया, ब्लॉक की डिस्टेंस यहाँ से, इसको थोड़ा और नीचे बना, मतलब ये x2 और x1 डिफरेंट, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं इसे। तो ये आपका डिस्टेंस जो हो गया, ये आपका x2 पूरा, है ना, और कुछ पुली का रेडियस होगा, सपोज इस पुली का रेडियस हम ले लेते हैं R1, और ये जो पुली है इसका रेडियस हम ले लेते हैं R, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जस्ट मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई कुछ डिस्टेंस डिफाइन कर दी किसी फिक्स पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने रेफरेंस ले लिया, इससे इसके सेंटर की डिस्टेंस x1 हो गई, ये x2 हो गया, इस ब्लॉक की डिस्टेंस, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू कोई b होगी, R1 R2 रेडियस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ लिखूंगा, भाई ये सेम स्ट्रिंग ही तो है जो पास हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L कितनी हो जाएगी, तो L आप लिखो, है ना, L लिखोगे तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ से x2, तो आपने लिख दिया x2 आ गया, फिर आपको होता है कि हाफ इससे पास हो रही है, तो इसका हाफ सर पेरीमीटर 2 पाई R1 हो गया, R1 हो गया, फिर हम ये लिखेंगे ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हो गई बेसिकली आपकी यहाँ पे x1, और चूंकि जितनी x1 ये है उतनी x1 ये है, तो 2x1 हो जाए, यहाँ पे क्या आ गया बेसिकली आपका 2x1 प्लस, है ना, इसकी पेरीमीटर, तो ये आपको हो गया 2 पाई R, है ना, प्लस आपका ये हाफ नहीं होना चाहिए 2 पाई आर का, सॉरी 2 पाई यस सर। 2 हटा दो, पाई R1 एंड क्या हो जाएगा बेसिकली आपका पाई R। मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ लिख दी, x2 ये x1 ये x1b, ये पूरी लेंथ लिख दी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें इसके मोशन को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, कि बाकी कुछ भी चीज चेंज होता रहे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगी ना, कि जैसे हम इसको सिस्टम को छोड़ेंगे, तो यहाँ से x2 जो होगा जैसे ऊपर जाएगा तो x2 विल डिक्रीज, x2 कम होगा ना, जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो x2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब जब ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक, तो ये चीज नीचे आएगी पुली, तो पुली नीचे आएगी तो x1 क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो x2 डिक्रीज होगा, x1 इंक्रीज होगा, वेरिएबल है, लेकिन लेंथ कांस्टेंट रहेगी ना, L रिमेन कांस्टेंट, ये मेन चीज भाई, इसमें x1 x2 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी, जैसे आपकी कांस्टेंट है। तो यही करने के बाद हम क्या कर देंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट, है ना, अगला स्टेप ये होगा कि लेंथ लिखने के बाद ये पूरी चीज को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा लेंथ को, तो ये आपका हो गया dl/dt, है ना, इक्वल टू आपका हो जाएगा dx2/dt, है ना, प्लस आपका हो जाएगा d/dt ऑफ पाई R1, प्लस आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dx1/dt, प्लस आपका हो जाएगा d/dt ऑफ पाई R2, प्लस d/dt ऑफ b आ जाएगा, LHS और RHS साइड में पूरी चीज को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट, तो आपको पता है लेंथ तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, है ना,
तो आप देखो dx2/dt क्या होगा भाई, dx2/dt इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी भाई, जिस रेट से ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी अगर आपने v2 एज्यूम की है तो इसकी वेलोसिटी तो dx2/dt हो जाएगी। तो dx2/dt को हम यहाँ पे लिख देंगे -v2। -v2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि x2 डिक्रीज हो रहा है, जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो x2 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर x2 डिक्रीज होगा तो उसका रेट क्या होगा, नेगेटिव। अब होता है क्या इस πr1 में कोई चेंज आएगा, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये लेंथ थोड़ी Yes, चेंज sir. होगी, ये कांस्टेंट है तो ये भी 0 आ गया, ये भी क्या हो गया, 0 आ गया। x2x1/dt ट्वाइस ऑफ v1 आ गया। हाँ भाई, अगर ये v1 से नीचे जा रहा है किसी स्टैंड में, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, तो अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 होगी तो पुली की भी v1 होगी, तो वो x1 ही तो चेंज हो रहा है, तो dx1/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव v, क्योंकि x1 बढ़ रहा है, x1 बढ़ रहा है तो इसका रेट पॉजिटिव होगा, x2 कम हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, नेगेटिव। प्लस आपको पता है ये πr2 कांस्टेंट है, ये भी 0 हो गया, प्लस आपका v भी कांस्टेंट है, वो भी 0। तो आपका रिलेशन आ गया कि अगर एक की वेलोसिटी v2 है दूसरे की v1 है, तो इस केस में जो कांस्टेंट रिलेशन होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे, v2 = ट्वाइस ऑफ v1। कि अगर ये किसी v1 से ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी इसके डबल होगी, अगर ये 2 से ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 होगी, अगर ये 4 है तो ये 8। और एक बार वेलोसिटी का रिलेशन आ गया तो डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, यहां से dv2/dt जो होगा इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ dv1/dt, तो dv2/dt जो होगा वो a2 हो जाएगा, ये आपका ट्वाइस ऑफ a1। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके a2/2a1 आ गया। इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर देता तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी यही आ जाएगा, Δx2/Δx1 ट्वाइस ऑफ Δx, है ना। तो एक बार वेलोसिटी का रिलेशन अगर हम निकाल लें तो अपने आप सब चीजों का रिलेशन है, वेलोसिटी के रिलेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसका रिलेशन आ जाएगा, सबसे आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि किसी t टाइम में अगर ये Δx1 से नीचे जा रहा है तो ये उसका डबल ऊपर जाएगा, सेम t टाइम में अगर ये Δx1 से नीचे जा रहा है तो इसके ये डबल जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डबल है तो वेलोसिटी भी डबल होगी, और वेलोसिटी डबल होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, डबल होगी। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। तो डिफरेंशिएशन मेथड में यही है कि आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख लेते हैं, भाई जो भी स्ट्रिंग इस तरह से पास हो रही है उस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है ना, और उसको डिफरेंशिएट कर दो तो कांस्टेंट टर्म सारे 0 हो जाएंगे, अपने आप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन जो होता है वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट। ये जो रिलेशंस है, ये जो हमने रिलेशन लिखे हैं, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो ये एक मेथड होता है जो कि Son, what basis we take positive and negative? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बीच, जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा देन x2 विल डिक्रीज, ब्लॉक Yes, ऊपर sir. जाएगा तो ये यहां से इसका डिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो अगर x2 डिक्रीज होगा तो उसका रेट नेगेटिव होगा, वो माइनस हो गया, Okay, sir. x1 बढ़ेगा तो उसका रेट पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो कोई भी चीज अगर इंक्रीजिंग है तो उसका रेट पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उसके बेसिस पे पॉजिटिव। तो ये डिफरेंशिएशन मेथड है जो कि आपको जानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर हम फंडामेंटल चीजों को नहीं जाने और सिर्फ शॉर्टकट जाने तो कई बार फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आईडी फंसा देता है ना। तो इसलिए आपको ये फंडामेंटल मेथड, भाई इस तरह से लेंथ लिख के हम इसके क्वेश्चन के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन। और देखो कहीं भी मास पिक्चर में नहीं आया, इसका मास मैंने कहीं लिया नहीं, हाँ ये तो रिलेशन है, रिलेशन ये है कि a2 = ट्वाइस ऑफ a1 होगा। अब मास दिया होगा तो हम a1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन रिलेशन तो हमेशा ट्रू हो। जैसे मास अगर दिया तो a1 हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, तो अगर a1 2 होगा तो a2 4 हो जाएगा, अगर a1 4 होगा तो a2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो रिलेशन तो हमेशा मास से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसकी जो वैल्यूज निकालोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास। तो एक मेथड है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। तो पहले आप इसको देख लो, फिर मैं इसका एक आसान मेथड बताऊंगा, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होती है, इतना टफ तरीके से हम इसको नहीं निकालते।
इसको बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सर एक्सेलरेशन तो सेम होनी चाहिए, सेम स्ट्रिंग है ना? अरे ऐसा थोड़ी है, वो तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ मास हो जाएगा, है ना, रिगार्डलेस ऑफ मास हो जाएगा। बेटा सेकंड पुली फिक्स थोड़ी है, यहाँ से स्ट्रिंग कम होगी तो सेकंड पुली ऊपर जा सकती है ना, वही वाले सेकंड पुली फिक्स थोड़ी है। ये पुली अगर नीचे जाएगी तो यहाँ से स्ट्रिंग कम भी तो होगी, अगर ये कुछ कम होगी तो यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो नीचे चला जाएगा। मूवमेंट तो हो सकता है ना, कि मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि आपका हो सकता है, right? कुछ भी नहीं इसमें। आप पूरे इस बीच वाली स्ट्रिंग की आप लेंथ पूरे, है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये होगी, और जैसे लेंथ लिखा तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जो कांस्टेंट टर्म है सब सारे जीरो हो जाएंगे अपने आप। जो x का डेरिवेटिव होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी का रिलेशन हो जाएगा। तो ये मेथड जो होता है इसको वी कॉल एज द डिफरेंशिएशन। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हूँ। इसमें हाँ, एक जगह लेंथ कम होगी, एक जगह बढ़ेगी, सही बोल रहा हूँ। एक जगह लेंथ कम होगी और एक जगह क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे अगर लेंथ कम हो रही है तो यहाँ पे बढ़ रही है, थोड़ा सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कैसे करना है? रिपीट तो कुछ नहीं है, मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख दिया था। सर अगर 3 पुली सिस्टम होगा तो कौन सा डिक्रीज होगा कौन सा इंक्रीज होगा वो कैसे लेंगे? इसमें कैची सिस्टम होगा वो आप एज्यूम करते हो, आप किसी को भी ले लो, एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग, आप एज्यूम करते हो कि ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ी पता है कि नीचे जा रहा है, उल्टा ही मूव कर सकते हो। एक इंक्रीजिंग होगा तो एक डिक्रीजिंग होगा, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो बीच में माइनस साइन आएगा ही आएगा। रिलेशन सर 3 पुली सिस्टम में 3 अभी बताओ, एक एक करके आओ, 3 पुलिस सिस्टम 4 पुलिस सिस्टम सब आए। सर A2 इज इक्वल्स टू 2A1, ये कांस्टेंट रिलेशन क्यों लिखा है यहाँ पे? बेटा ये सारे कांस्टेंट रिलेशन ही है, इसको भी हम कांस्टेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन, इस तीनों रिलेशन को ही हम कांस्टेंट रिलेशन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब बेसिकली आपका ये होता है, कांस्टेंट रिलेशन का मतलब जो होता है वो ये। बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये बड़ा लंबा है, इसको रिपीट करना बहुत है। हाँ अब आ जाते हैं, तो जैसे मैंने एक मेथड यूज किया है, लेकिन ये हम बहुत कम यूज करते हैं। मैं जो मेथड बताऊंगा उसको यूज करना है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये दिया होता है, लेकिन ये यूज नहीं करना है। हम यहाँ पे इसका एक बड़ा अच्छा मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर मेथड, है ना। कांस्टेंट रिलेशन का जो मेथड आप यूज करोगे तो यूज पावर मेथड, है ना। ये रेयरली यूज करेंगे, कभी अगर बहुत फंस गए तो, अगर पावर मेथड से कोई चीज नहीं आ पा रही है, वैसे 95% में आ जाती है, लेकिन कभी नहीं आ पा रही है तो फिर हम ये मेथड यूज, ये बड़ा लंबा है ना, एल पूरा निकालो फिर डिफरेंशिएट करो, बहुत आसान मेथड है। हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं, वी कॉल एज ए पावर मेथड। पावर मेथड देखो, पावर मेथड का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि कोई भी सिस्टम अपने आप को पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता, पावर हमेशा बाहर से आएगी ना। सिंपल सा हम बोल सकते हैं a system right cannot supply power to itself, power to itself। कोई भी सिस्टम है अपने आप को पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता, राइट, इट शुड कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। come from outside source, हमेशा ये आउटसाइड सोर्स से ही पावर है, तो सिस्टम अपने आप को पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसी बेसिस पे हम एक यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि भाई टोटल पावर ड्यू टू
इंटरनल टेंशन और नॉर्मल फोर्स। हम यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते हैं कि टोटल पावर, राइट, ड्यू टू इंटरनल टेंशन और नॉर्मल फोर्स should be zero for complete system, for a system। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल पावर ड्यू टू इंटरनल टेंशन और नॉर्मल फोर्स शुड बी जीरो, है ना। मतलब कोई भी अगर इंटरनल फोर्स है तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम में पावर हमेशा जीरो होती है। अगर कोई इंटरनल फोर्स टेंशन है या कोई इंटरनल नॉर्मल फोर्स, पूरे सिस्टम के लिए उसकी टोटल पावर की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी जीरो। आप देख सकते हो इसे, जैसे कि मैं अगर ऐसा बोलूं आपसे कि सिंपल अगर मैं कोई आउटपुट मशीन ले रहा हूँ, ये कोई पुली है, इससे आपने दो ब्लॉक हैंग कर, है ना। आपने बोला इसमें टेंशन यहाँ पे टी लग जाएगा और यहाँ पे टेंशन टी लग जाएगा। अगर किसी टाइम के बाद ये नीचे जा रहा है तो ये डिस्प्लेस हो जाता है किसी एक्स से, हाँ, किसी टाइम में डिस्प्लेस होकर नीचे आ गया, तो अगर ये एक्स से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली रिलेशन ने प्रोवाइड किया कि अगर किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट एक्स से नीचे चला जाएगा तो ये भी एक्स से ऊपर चला जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द वर्क डन by tension on block 1, है ना, कि ब्लॉक 1 पे टेंशन ने कितना वर्क किया। ब्लॉक 1 पे टेंशन ने जो वर्क किया है वो T into x किया है। तो जो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई T ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो T into x वर्क हो जाएगा। लेकिन ये चीज में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन ब्लॉक 2, कि ब्लॉक 2 पे कितना वर्क किया है, W2, तो W2 माइनस TX होगा। माइनस TX इसलिए होगा क्योंकि T ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो होता है वो FD cos थीटा होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फर्स्ट केस में अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो हो जाएगा, TX हो गया। इस केस में टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो सेम वर्क क्या होगा, जैसे आपको माइनस TX। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द टोटल वर्क, भाई इस टेंशन ने पूरे सिस्टम में टोटल वर्क कितना किया, व्हाट इज द टोटल वर्क, Zero. तो टोटल वर्क को ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा ना। W1 प्लस W2 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई इंटरनल टेंशन फोर्स है तो पूरे सिस्टम के लिए उसका टोटल वर्क डन जीरो, और टोटल वर्क डन जीरो हो तो टोटल पावर भी जीरो होगी, क्योंकि रेट ऑफ ऑर्गेनाइज पावर होता है। वही मैंने लिखा है कि अगर कोई इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल टेंशन या नॉर्मल फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम में टोटल पावर की वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। तो इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि टोटल वर्क जीरो होता है, इसलिए टोटल पावर क्या होगी, इसलिए आपकी जीरो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मतलब ये हो गया कि पावर मेथड के अकॉर्डिंग पावर जो होता है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर क्या होती है, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो मतलब फॉर ए कंप्लीट सिस्टम, फॉर कंप्लीट सिस्टम अगर टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में इंटरनल है ना, तो फॉर कंप्लीट सिस्टम जो सिग्मा T डॉट V होगा इसकी वैल्यू जीरो होगी। फॉर कंप्लीट सिस्टम, वही मैंने यहाँ लिखा है कि टोटल पावर ड्यू टू द इंटरनल टेंशन फोर्स should always be zero, and should always be zero, always be zero for a system। भाई पावर की वैल्यू F डॉट V होती है। अगर ये फोर्स टेंशन है तो टेंशन एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट का सम ले लेंगे। सम का मतलब पूरे सिस्टम के लिए इसको सम करता है, इसका सम क्या हो जाएगा, जैसे आपका जीरो। और अगर मैं
यहाँ से टी और वी के डॉट प्रोडक्ट हटाऊं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी वी कॉस इक्वल टू 0 है, थीटा टी और वी के बीच का एंगल है। तो अगर आप सिर्फ यही स्टेटमेंट लगाओ तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, आपको कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम के लिए टी डॉट वी का सम क्या होता है, जैसे कि आपका 0 है, तो अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखो कैसे करेंगे हम इसे, मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ आपको। सर ये डॉट प्रोडक्ट वाला जो समझाया ये एक और बार समझा दो। बेटा ए डॉट बी क्या होता है, व्हाट इज ए डॉट बी? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता ए बी कॉस थीटा। है? ए बी कॉस थीटा। तो थीटा अगर 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 0 1 होता है। अगर टेंशन भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है तो दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो एंगल 180 हो गया ना, तो cos 180 डिग्री माइनस होता है ना, -1, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस टेंशन ने ब्लॉक 1 के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया, ब्लॉक 2 के ऊपर नेगेटिव वर्क, तो टोटल वर्क कितना कर दिया, दोनों को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क 0 होगा तो टोटल पावर भी 0 हो जाएगा। वही मैंने लिखा है, अगर इसमें टेंशन इंटरनल फोर्स है तो पावर जो होता है वो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पावर होता है। इस सब का सम 0 होना चाहिए। टी और बी का डॉट प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम के लिए 0। सिग्मा टी डॉट बी विल बी इक्वल टू, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो टीवी cos थीटा हो जाएगा, थीटा टी और बी के बीच का एंगल। जस्ट मैं बताता हूं इसे, अभी आपको बस इसी सर वी स्टेटमेंट से। डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये जस्ट एक स्टेटमेंट कि सिग्मा टी डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी पावर मेथड में इसी को हम यूज करेंगे। तो मुझे ये निकालना था कि जैसे मैं सिस्टम को लीज करूंगा, है ना, तो यहाँ पे किसी स्टैंड में अगर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी अगर v1, तो v2 और v1 में क्या रिलेशन होगा, इसे निकालना है। तो मैं बोलूंगा अगर ये स्पिन सेम है, यहाँ पे टेंशन t होगी, तो हर जगह पे t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, आप समझिए। लेकिन अगर ये t होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2T 2T TUT तो ये अगर मास लेस होगा तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। अब मैं इस चीज को यूज करूंगा क्या, इस पूरे सिस्टम के लिए सिग्मा टी डॉट वी की वैल्यू 0। तो पहले मैं ब्लॉक 1 पे लगाता हूँ, ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 पे लगाता हूँ, ये इसको इसको ब्लॉक 2 पे लगाते हैं इसे। तो देखो ब्लॉक 2 का टेंशन तो ऊपर है और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, तो एंगल 0 हो जाएगा, मतलब इसका पावर पॉजिटिव हो टीवी। अगर एंगल 0 हो जाए तो सिंपल टीवी हो जाएगा, तो टी भी ऊपर v2 भी ऊपर, तो पावर पॉजिटिव है। अब इस पे देखते हैं, देखो इसका v1 नीचे है लेकिन टेंशन तो ब्लॉक से अभी ऊपर होगा ना 2T, तो 2T ऊपर है v1 नीचे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, -2T v1। तो आपने इस ब्लॉक का पावर लिख दिया, इस ब्लॉक का पावर लिख दिया, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, और पूरे सिस्टम के लिए सम तो 0 होता है क्योंकि सिस्टम अपने आप को पावर थोड़ी दे सकता है, पावर हमेशा कहां से आएगी, एक्सटर्नल सोर्स से, तो इंटरनल टेंशन अपने आप को पावर प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे दोनों का सम 0 होगा आपका रिलेशन आ गया, v2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, twice of v1. अगर ये आ गया तो फिर सारी चीजें आ गई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, twice of v1। इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x of delta x. मैं किसी टी टाइम में अगर ये डेल्टा x1 से नीचे जा रहा है और ये अगर डेल्टा x2 से ऊपर जा रहा है तो दोनों सेम ही होंगे, डेल्टा x2 ट्वाइस ऑफ डेल्टा x1। तो डिफरेंशिएट करके ये आ गया, इंटीग्रेट करके तो वेलोसिटी का रिलेशन निकाल करके हम इसके रिलेशन का, तो ये जो रिलेशन आ गए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। तो आपको यही यूज करना है, तो सिग्मा टी डॉट वी का सम क्या कर देना है, 0। किसकी वजह से, टेंशन फोर्स, अपने आप रिलेशन, अपने आप ये रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट।
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना, कैलकुलस मेथड से तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, एक बार तो उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे हम हर सिस्टम का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इजली 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है पावर मैथ, इसी को हम बोलते हैं पावर मैथ। मैं अभी देखता हूँ क्या आपने मैसेज भेजा है, जस्ट सेंड। इन डेरिवेशन एक्स इज फॉर वेलोसिटी, नहीं एक्स वेलोसिटी, एक्स इज फॉर, हाँ डेरिवेशन एक्स इज फॉर वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। ये जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी। If 2t then f net is equal to 0 is not visible. Second पुली बिट नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना, है ना भाई, सेकंड पुली मूव मासलेस, इसलिए हम ऐसा लेते हैं। नेट फोर्स मैंने कहा बोला 0, विल नॉट से कि नेट फोर्स 0 नहीं है भाई, मासलेस चीज है ना, पुली मासलेस है, मासलेस चीज को मूव करने के लिए फोर्स भी चाहिए होता है। पुली जो है वो मासलेस है ना, पुली जो है उसका मास नहीं है ना, उसका क्या है, इसलिए आपका मासलेस है। सर वी डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा वानी, वर्क डन 0 होगा तो पावर इसलिए 0 होगा क्योंकि रेट ऑफ वर्क डन ही तो पावर होता है। Yes, sir. रेट ऑफ वर्क डन ही क्या होता है, पावर होता है। रेट ऑफ वर्क डन इज आल्सो पावर, इसलिए हो जाएगा, है ना। सच्ची मार्क करता हूँ मैं, क्वेश्चंस मार्क करवाता हूँ मैं। एक्चुअली फिजिक्स में क्या होता है ना, बड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसको सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं टॉपिक एंड होने का वेट करता हूँ, है ना, इसलिए मैं टॉपिक एंड होने का वेट करता हूँ। वी वेलोसिटी है सर बेटा, आप बताओ। सर वी वेलोसिटी है हाँ, सर, तो पावर तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो वर्क होता है, पावर थोड़ी, पावर तो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा ना भाई। ऐसा देख लो, आपको इस तरह से मैं बताता हूँ कि भाई वर्क जब आप लिखते हो ना, तो वर्क आप लिखते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, है ना, और पावर जो होता है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, तो डी टी से डिवाइड भी तो करोगे तो ये पावर होता है, तो डी एस बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगी, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसमें v वेलोसिटी, इसमें v क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पे v इज द फोर्स, v इज द वेलोसिटी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पावर, इधर, है ना, कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर क्या होता है, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो इसी एक लाइन को आपको यूज करना है, सिग्मा टी डॉट वी का सम क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका या तो ये पॉजिटिव होगा या क्या होगा, सिर्फ आपका नेगेटिव, या कोई एंगल भी हो सकता है पीछे, जैसे इस केस में तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव भी, उससे नहीं फिर मैं आपको और बताऊंगा। सर ये टी वी टू माइनस टू टी वी वन कैसे आया 0? यार कितने चीजें पूछते हो यार भाई, टी ऊपर है, पावर ही तो लिख रहे हैं, इस सारे का पावर का सम 0 है, टी डॉट वी, तो पहले मैं टी और वी का डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसके लिए, 2 के लिए, तो टी ऊपर है, वी टू ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 का डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 हो जाएगा ना, तो टी वी टू हो जाएगा, पावर लिख रहे हैं, और ओके सर, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 2t ऊपर है, v1 नीचे है, तो इसका पावर ये हो जाएगा, और पूरे सिस्टम का इसके लिए इसका सम क्या होगा, 0, तो इससे v2 स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ पावर का सम 0 कर रहे हैं पूरे सिस्टम के, पूरे सिस्टम के लिए पावर का सम हम क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 1 बाय 1 करके मुझे उसका आंसर देना। तो सबसे पहला एग्जांपल 1 हो गया आपका, ये है ना, अपने आप आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये कोई सिस्टम में बनाते हैं 3 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और इससे थ्रू पुली, है ना, यहाँ पे
एक और पुली हैंग है, यहाँ पे एक इस तरह से पुली हैंग है, यस, इससे एक और ब्लॉक है ना, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकंड ब्लॉक, दिस इज द थर्ड। तो हम देखते हैं ना किसी स्ट्रैंड पे ये मूव करता है किसी A1 से, ये मूव करता है किसी A2 से, तो ये वाला नीचे जाएगा क्योंकि ये मूवेबल पुली नीचे जा सकती है, तो ये ब्लॉक जा रहा है किसी A3 से। तो आपको निकालना है कि इस केस में कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब हो जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3, A1, A2 और A3 में क्या रिलेशन है, चेक करो जरा, जो भी आपका आंसर आ रहा है जस्ट सेंड मी। हाँ रमेश सही है आपका आंसर, A1, A2 और A3 में क्या रिलेशन है। रमेश का आंसर सही है, बाकी अभी आंसर नहीं है। तीनों में रिलेशन आएगा बेटा, तीनों में एक साथ, इंडिविजुअल रिलेशन नहीं आएगा कि A1, A2 और A2, A3 में, तीनों में कनेक्टेड होंगे आपस में। ध्रुव सही है, ध्रुव सही है आपका आंसर। हाँ गर्व अग्रवाल सही है, आपने वेलोसिटी का निकाला है, वही एक्सप्रेशन का भी हो जाए। पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक बार वेलोसिटी आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे, है ना। निहाल रावत सही है, आदित्य सही है, यथार्थ थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान दो, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ इसमें। हाँ कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा सही है। साक्षी सही है आपका आंसर, हाँ काफी लोगों के सही आ गए। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, देखो क्या होगा, एक बार समझना ध्यान से कैसे करेंगे हम इसे। आप सिंपल से ये लिख लो इसके सबसे पहले, इस पूरे सिस्टम में सिग्मा टी डॉट वी की वैल्यू 0, हाँ भाई ये सेम स्ट्रिंग ही तो जा रही है, उस पूरे सिस्टम में सिग्मा टी डॉट वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये A1 इसका एक्सप्रेशन है तो किस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी V1 है, पहले V1 का रिलेशन निकालो, इसकी वेलोसिटी V2 होगी और ये नीचे जा रहा होगा किसी V3 से। अब मैं यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करूंगा, आप एकदम ध्यान से देखना, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा ना, तो T राइटवर्ड है, V1 भी राइटवर्ड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ब्लॉक 1 के ऊपर टेंशन की वजह से जो पावर होगी वो हो जाएगी T, क्योंकि T भी राइटवर्ड है, V1 भी राइटवर्ड है, सेम डायरेक्शन में तो पावर पॉजिटिव होगी। इसमें देखते हैं, अब सेम स्ट्रिंग ही तो जा रही है, यहाँ भी टेंशन T होगा, अब ये T लेफ्टवर्ड होगा, इसकी वेलोसिटी भी लेफ्टवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ये भी पावर पॉजिटिव हो। सेकंड में यहाँ पे हो गया प्लस T इंटू, ध्यान रखना कई बार इसमें नेगेटिव नहीं लेना, T राइटवर्ड वेलोसिटी भी राइटवर्ड, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो पावर पॉजिटिव, T लेफ्टवर्ड वेलोसिटी भी लेफ्टवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में तो पावर पॉजिटिव। इसमें देखना होगा आपको कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप देखो अगर ये T है तो पुली अगर मासलेस है तो ये टेंशन 2T, और ये 2T ब्लॉक से ऊपर की अवे होगी ना, ऊपर की तरफ हमेशा सिस्टम से अवे होगी, ऊपर हो जाएगी, तो 2T ऊपर है, जहाँ ये V3 से डाउन हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो अब ये पावर जो होगी वो नेगेटिव, माइनस 2T इंटू, तो इसके ऊपर TV पॉजिटिव, इसके ऊपर TV नेगेटिव, इसके ऊपर 2TV
टीवी पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 टीवी नेगेटिव। लेकिन जब सबके पूरे सम जो होगा वो 0 होना चाहिए ना, वो टेंशन इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम की नेट पावर क्या होती है 0। तो जैसे हम 0 के ऊपर पुट करेंगे आपकी वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v, है ना, v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ v। तो अगर ये v1 का रिलेशन आ गया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेशन का रिलेशन, v1 प्लस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v। ये रिलेशन तो इसका आंसर a1 प्लस a2 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मुश्किल चीज ये है, जस्ट आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देंगे तो अपने आप ये चीजें आती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, दिस इज समटाइम्स नोन एज ए कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। हाँ, गर्व सही बात है, हम मास वाली पुली लेंगे, अभी नहीं लेंगे। मास वाली पुली लेते हैं तो एक्चुअली फिर वो रोटेशन चैप्टर आ जाता है। अनिरुद्ध सही है, सोम सही है, सबके आंसर सही थे, यथार्थ, है ना, सही आंसर। दीप्ति जोशी तो सही बोला ही था। अगर मास वाली पुली ले लेंगे ना तो ये फटाक से हम रोटेशन चैप्टर में पहुंच जाएंगे। अभी हम रोटेशन पूरी कर रहे हैं, इसलिए मास वाली पुली ले ली। हाँ, आपने मास वाली पुली ले ली मतलब रोटेशन चैप्टर, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मास को। नेट फोर्स 0 का मतलब यहाँ पे मास 0, एक्सटेंशन 0 नहीं। हम लिखते हैं ना नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो अगर किसी चीज में नेट फोर्स 0 है तो ma 0 होगा। यहाँ m 0 है इसलिए नेट फोर्स 0, एक्सटेंशन 0 की वजह से नहीं, एक्सटेंशन इसका है। ये पुली क्या है आपकी मासलेस। एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। एग्जांपल 2। तो ऐसा एग्जांपल 2 में थोड़ा सा इसमें हम कर लेते हैं। हाँ, ये कोई ब्लॉक 1, इससे एक स्प्रिंग, इससे एक और पुली, यस, और इससे आपका एक और। दिस इज फर्स्ट ब्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी v1, दिस इज द सेकंड ब्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी v2, दिस एंगल is theta. Find out relation between v1 and v2. Between v1 and सर वो सेकंड ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ मेंशन, सेकंड ब्लॉक राइट की तरफ जाना, एरो जिस तरफ शो कर रहा है, एरो अगर राइट पर शो कर रहा है तो राइट की तरफ जाना। हाँ रमेश, सही आंसर आपका। बेटा पावर मेथड हमेशा प्रेफर करेंगे, हमेशा हम यूज करेंगे पावर मेथड। वो डिफरेंशिएशन वाला यूज मत करो, तो मैंने बता दिया बस आपको, है ना, कि एक मेथड ये भी होता है, अदरवाइज विल यूज द पावर मेथड। कार्तिकेय सही है। साक्षी सही है, लेकिन आपको, हाँ साक्षी सही है आपका आंसर। हाँ सही है भव्य, आपका आंसर सही है। आईसी सही है आपका आंसर, सही है ना, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। डिफरेंशिएशन से करेंगे तो बहुत मुश्किल, आप इसी से करें।
मानी बेटा नेगेटिव नहीं होगा। हाँ सही है आदित्य जोशी, योर आंसर इज करेक्ट। नेगेटिव साइन नहीं होगा बीच में मानी आपके आंसर में। ध्रुव सही आपका आंसर। ऋषि धवन सही आपका आंसर है ना, सही। ध्रुव आप में 2v1 भी होगा ना, v1 के साथ 2 आएगा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सही बात, सोम पराशर सही आंसर है ना, सही आंसर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इसमें, वही है कि भाई इस पूरी स्ट्रिंग में टी पास सेम ही है ना, लेकिन यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा। अगर ये पुलिस मास्टर्स पे 2t हो जाए। अब इसमें 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक पे तो पावर निकालते हैं। पावर थोड़ा ध्यान दो, टी इस तरफ होगा और इसकी जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो v2 इस तरफ है। तो t और v2 में एंगल थीटा है। नॉर्मल केस में अब तक जो हम पढ़ रहे थे या तो एंगल 0 होता था या 180 होता था। 0 होता था तो पॉजिटिव, 180 होता था तो नेगेटिव, लेकिन ये एंगल थीटा है, थीटा लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिग्मा t डॉट v शुड बी इक्वल टू 0। तो t v2 एंगल थीटा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा t इंटू v2 cos थीटा, मिलेगा है ना। यहाँ पे आप देखो 2t ऊपर और ये ब्लॉक v1 से नीचे जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 2t इंटू v1 cos 180 डिग्री, कर सकता हूँ ना ऐसा। भाई 2t ऊपर है, v1 नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और cos 180 डिग्री अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है इसके ऊपर पावर निकाला हमने टेंशन की वजह से, इसके ऊपर पावर निकाला हमने टेंशन की वजह से, और पूरे सिस्टम का टोटल पावर क्या होगा 0। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा, v2 cos थीटा will be equal to the price of theta। ये इसका आंसर। सर ऊपर सर माइनस का साइन होगा सर रिलेशन रिलेशन में Yes, sir. नहीं माइनस So का साइन minus होगा। TV1. So minus 2T1. Cos 180 माइनस साइन हो जाएगा ना, या तो cos 180 लिखोगे या बीच में माइनस लिखोगे, एक ही चीज होती है। जब cos 180 पुट करोगे तो माइनस साइन बीच में देगा ना, सही है आपका अपोजिट नेगेटिव माइनस होगा फिर बीच में। मैंने समझाने के लिए लिखा है, जब थीटा एंगल होगा तो थीटा लिखना है, जब एंगल 180 है तो 180 लिखना है, 0 है तो 0 लिखना है। cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1। ओके सर, ओके। Got it, sir. हाँ? तो जो भी एंगल है वो लिखो आप, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे कि केस इसमें ये होता है कि कई बार इस तरह के केस बड़े कॉमन होंगे। ये पुली है, ये किसी वीपी वेलोसिटी से ऊपर जाता है, पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है वीपी, और इससे 2 ब्लॉक ऐसे लगे हुए, इससे 2 ब्लॉक इस तरह से लगे हुए, एक 1 है दूसरा 2 है। ये किसी v1 से ऊपर जा रहा है और ये किसी v2 से ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी हमने ऑब्जर्वर हमेशा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से ऑब्जर्वर देख रहा है एक पुली जो है ये किसी वीपी से ऊपर जा रही है, तो उससे जो दोनों ब्लॉक हैंग होंगे ये भी v1 v2 से ऊपर जा रहा है ना, नीचे भी जा सकते थे, एक ऊपर एक नीचे भी जा सकता था, मैंने अज्यूम कर लिया कि ऊपर जा रहा है। तो ये अगर एक पुली ऊपर जा रही है वीपी से, तो ये v1 से ऊपर जा रहा है, ये v2 से ऊपर। आपको इन तीनों वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वीपी, v1 एंड v2? क्या देखो मैं कैसे करूंगा इसे, वही टेंशन वाला मेथड मैं लूंगा। भाई यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन टी होगा, तो टी ऊपर है v1 ऊपर है, आपको अप्लाई करना होता है सिग्मा टी डॉट पी शुड बी इक्वल टू 0। तो टी ऊपर है v1 ऊपर है, पावर पॉजिटिव, मैं इसको लिखूंगा टी v1 cos 0 1। टी ऊपर है v2 ऊपर है, ये भी पॉजिटिव। अब इसमें ध्यान रखना, जब हम पुली को लेंगे ना, तो पुली से तो टेंशन डाउनवर्ड आ जाएगी ना,
पुली को सिस्टम लोगे तो उसके लिए टेंशन किस तरह होगी, डाउनवर्ड होगी। और कितनी टोटल टेंशन डाउनवर्ड लग रही है, 2T, टी इधर टी इधर, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2T, है ना, इनटू वीपी। और चूंकि वीपी ऊपर है 2T नीचे है, तो यहाँ पे एक माइनस है, टी वी वन पॉजिटिव, टी वी टू पॉजिटिव, वीपी ऊपर 2T नीचे, ये नेगेटिव होगा। सबका सम जो होगा वो 0। यहाँ से एक फॉर्मूला है, वीपी की जो वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2। कई बार इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अगर एक कोई पुली की वेलोसिटी वीपी है, उससे जो दो ब्लॉक हैंग है, इसकी वेलोसिटी अगर V1 एंड V2 है, Vp is equal to V1 plus V2 by 2। तो Vp ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुली क्या हो जाएगी, V1 plus V2। ये सारे रिलेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के बीच में जो रिलेशन होता है, दिस इज सिंपली नोन एज ए कंस्ट्रेंट। तो सब में एक ही अप्लाई करना है, सिग्मा टी डॉट भेजिए, ये इजीएस्ट मेथड है ना। सही बताया आयशा हुसैन, आपने सही आंसर बताया था, साक्षी भी सही था आपका आंसर, ध्रुव सही था, बिल्कुल सही। चलो अब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इनडायरेक्टली, जो आपको सॉल्व करना है। अब तक तो मैं आपको सिखा रहा था। यही चीजें जैसे पहली बार पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सीखने में टाइम लगाओगे, इसी चीज को दोबारा फिर से आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि अरे तो मुझे सब आ रहा है। तो बताइए बस पहली बार पढ़ना और दूसरी बार पढ़ने में डिफरेंस होता है, क्योंकि पहले से वो चीज किया होता है तो फटाफट आपको आंसर देते हो आपसे। यहाँ पे आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। You can solve this question. Find the velocity of B. B की velocity क्या होगी? Find the velocity of B. इस तरह के सिस्टम A और C की आपको velocity दी हुई है, velocity of B निकालना। सही, काफी लोगों ने सही आंसर बताया। ये माइनस प्लस का मतलब नहीं होता बेटा, अपवर्ड या डाउनवर्ड सिर्फ ये बात करते हैं, है ना। हाँ रमेश सही आंसर है आपका, ध्रुव सही आंसर है। अरे ध्रुव एक बार दे दो यार, कितनी बार तुम आंसर दोगे, एक बार पढ़ लिया मैंने तुम्हारा आंसर। आरुषि सही है आपका आंसर।
अच्छा अगर देखते हैं, चेक करता हूँ मैं, कुछ लोगों के आंसर कुछ अलग आ रहे हैं। लेट मी चेक। कुछ लोगों के कुछ आंसर अलग आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा ना मुझे, सबके आंसर सेम आ रहे तो कोई बात नहीं। चलो चेक करते हैं। बहुत लोगों के यार अलग आंसर आ रहे हैं, लेट मी चेक। ठीक है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, है ना। कुछ इसमें कंट्रोवर्सी है क्वेश्चन में, मैं इसको चेक करता हूँ। देखो जो क्वेश्चन दिया है 2 है और 1 है ना, ये क्लियर होना चाहिए पहली बात। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या सॉल्व करेंगे हम इसे। तो आपने बोला ये 1 है और ये 2, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या होगा? Section different different है सर. अब मैं देखता सर 1 डाउन है, 1 डाउन है सर शायद. हूँ। अच्छा 1 डाउन है कि अप है? यस सर, डाउन है. सर डाउन Sit है. down. Down है. डाउन. सर इसका वेलोसिटी डाउन है. ठीक है, अब सही है। Yes. Yes sir. अब क्या करता हूँ, टी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये टी होगा तो ये भी टी हो जाएगा ना, ये 2t हो जाएगा, यहाँ भी 2t। अब आपको पता है ये दिया हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। इसके बारे में कुछ दिया नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप एज्यूम कर लो कि ये 20 से ऊपर जा रहा है। मैंने ऐसा एज्यूम किया है, मुझे नहीं पता ऊपर जा रहा है, मैंने एज्यूम किया है कि ये 20 से ऊपर जा रहा है। इसके बारे में दिया हुआ है कि 1 से नीचे, 2 से ऊपर, ये 20 से ऊपर जा रहा है। अब मैं लगाऊंगा इसमें अपना मैजिक फॉर्मूला, सिग्मा टी डॉट वी शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देखो इसमें 2t ऊपर। सर हाँ बोलो बेटा। सर सी ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जाना चाहिए ना. अभी बेटा ये पुली फिक्स नहीं है ना, पुली भी तो ऊपर नीचे जा रही है ना, समझ मेरी बात। ओके पुली सर. कहाँ पे, पुली फिक्स नहीं है ना, वो तो आप तब यूज करते हो जब पुली फिक्स होती है, एक नीचे जाएगा तो ऊपर, पुली भी तो ऊपर जा रही है। दिस पुली इज नॉट फिक्स। अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है तो ये पुली भी ऊपर जा रही है, तो हम बता नहीं सकते कि बी किस तरह। अज्यूम कर लो बी से ऊपर जा रहा है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी यूज करता हूँ, 2t ऊपर वेलोसिटी नीचे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2t ऊपर। इसके लिए लगाते हैं q ऊपर v भी ऊपर प्लस t इंटू। इसके लिए लगाता हूँ p ऊपर 2 भी ऊपर प्लस t इंटू। हाँ वापस बात है, सबका सम क्या हो जाएगा? 0. तो जब इसका सम 0 होगा तो v कितनी आ रही है देख लो, v कितनी आ रही है, सॉल्व करते हैं। क्या दे भाई v? 0. हाँ v 0, तो v 0 आंसर होगा। मतलब मैंने जो आंसर बताया थे वो सही नहीं थे आपके, तो सर मैंने लिखा था 0. हाँ 0 0 लिखा था, उनका आंसर सही। मैंने जो आंसर जिनको बताया था वो सही नहीं, v इक्वल टू 0 एक्चुअली हो सकता है मैंने सॉल्व किया हुआ कुछ उल्टे डायरेक्शन में। तो v 0 मतलब ग्राउंड से जब आदमी देखेगा तो इसको ये रेस्ट तरीके, हाँ तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे जाना चाहेगा, लेकिन वो चीज भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों लॉस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो भी अपने आप में। हाँ इसी क्वेश्चन को जरा सा आप सॉल्व करो, प्लस और चेक करना चाह रहा हूँ। सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करो, है ना, थोड़ा सा डाटा के लिए मैं सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई भी आंसर आ रहा है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई अभी तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा,
कि अगर दो वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो नेट जीरो हो सकती है। या ए इससे एक पुली, इससे एक बी और इससे एक, है ना। बस इसमें थोड़ा सा इस वेलोसिटी को ना, लेट मी चेक द क्वेश्चन, हाँ और मैं समझ में आ गया, मेरे आंसर से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली मैंने लिया था ऊपर, मैं कुछ डाटा चेंज कर दूँ 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, और ये वाला जो है ये भी ऊपर जा विथ 2 मीटर पर सेकंड। इस केस में बी की वेलोसिटी क्या है ये बताओ। इसमें हो सकता है सबका सेम है। मैंने क्या किया, ए की डायरेक्शन चेंज की और 1 के बजाय 10 ले लिया, 1 की बजाय मैंने 10 ले लिया। तो बी की वेलोसिटी क्या है? ध्यान रखना ये मूवेबल पुली है, ये अगर नहीं लिखोगे ना तो आप कंफ्यूज होते रहो। बीच वाली पुली मूव कर सकती है ऊपर नीचे, फिक्स नहीं। हाँ आयशा, पीयूष झा, आप सबके आंसर सही है। यथार्थ सही आपका आंसर है। अब सही आ गया, सबका आंसर सेम आ गया ना, यही मैं चाह रहा था। ये तो सबका पुली का अनुरूप मास आपका जीरो है तो आंसर फिर वो सही है। मूव कैसे करेगी? क्या चीज? पुली का मास जीरो है तो फिर वो मूव कैसे करेगी? अरे यार ये पुली के मास से इसका क्या मतलब है बेटा? पुली के मास से मूवमेंट का क्या मतलब है? ये वहां पे लिखा है ना मूवेबल पुली है। हाँ मूव कर सकती है यार, मास जीरो का मतलब क्यों? मास जीरो होगा तो कुछ चीज क्यों नहीं मूव करती? मुझे बताओ। एफ नेट जीरो हो जाएगा ना सर, फोर्स नेट ये फोर्स। एफ जीरो होने का मतलब एम जीरो है, ए जीरो थोड़ी है। बार बार ये तो समझा रहा हूँ आपको मैं। एफ नेट जीरो होने का मतलब एम जीरो है, ए जीरो थोड़ी है। एम जीरो हो या नॉन जीरो भी हो सकता है, प्रोडक्ट दोनों का एफ नेट जीरो हो जाए। मासलेस चीज है, अगर आप डेफिनेट जीरो भी हो जाए तो भी मूव कर सकते हो। उसका मास नहीं है ना, मास को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, मासलेस चीज को थोड़ी। उसके नीचे तो वेट लगा हुआ है ना, उसकी वजह से मूव कर जाएगी। और रमेश सही है, यथार्थ सही आंसर बताया आपने, काफी लोगों का सही आंसर आ गया। आप सबके आंसर सेम आ गए, मतलब वो आदित्य, खुशी सही आंसर है, मनस्वी सही है, सबका सही है, बिल्कुल सही आंसर है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, है ना। आप सही है भाई। आप क्या करोगे? सेम वही टी, ये भी टी, ये टू टी हो जाए, ये भी टू टी हो जाए। तो आप देखो टू टी भी ऊपर है, इसको एज्यूम कर लेते हैं बी ऊपर है, मुझे नहीं पता है किधर जा रहा है भाई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वेस्ट भी जा सकता है, तो मैं एज्यूम करता हूँ बी से ऊपर जाता है। हाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ बी से ऊपर जाता है। आप यहाँ पे पावर मेथड लगाओ, आप लिखोगे टू टी इंटू 10, तो पॉजिटिव होगा, प्लस टी इंटू बी, ये पॉजिटिव होगा, प्लस टी इंटू ये पॉजिटिव होगा, और सबका सम जीरो हो जाएगा। जैसे सबका सम जीरो होगा, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -22 मीटर पर। अभी माइनस का मतलब क्या आप समझ, नीचे जा रहा है। आपने ऊपर सॉल्व ऊपर लिया हो, अगर आंसर नेगेटिव वाला हो तो ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड डाउन। कैसे मूव करेंगे? 22 मीटर पर सेकेंड इससे डाउन। सर बी ब्लॉक मूव ऐसे करेगा ना? क्या चीज? बी ब्लॉक की वेलोसिटी है ना? बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकाला हमने, ये बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकाला, वो 22 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड जाएगा, है ना भाई। ये ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से नीचे जाएगा, ये अगर ऊपर इधर जाएगा तो इसकी वजह से और नीचे, नेट इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी 22 मीटर पर सेकंड। तो जो आ रहा है वो आंसर सही होगा भाई। हर चीज हम विजुलाइज नहीं कर पाते ना, 22 दिया सही है भाई। हम किस लिए मेथड्स पढ़ते हैं? मेथड्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसको विजुलाइज करके आंसर नहीं दे पा रहे। अगर हर चीज को हम विजुलाइज करके आंसर दे पाते फिर मैथमेटिक्स का क्या है, यूज नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो विजुलाइज करके कभी कोई आंसर मत दो, वो आ रहा है वो सही, विजुलाइज नहीं कर सकते।
ये कैसे हो रहा है, मैथमेटिकल रिजल्ट्स के ऊपर हम करेंगे। हाँ सही बात, सही बोल रहा हूँ भाई, इसमें सही बात। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, हम इसको पार्ट्स में रिड्यूस करके रिजॉल्व भी कर सकते हैं क्या? जैसे ये बी और सी वाला पूरा कंपोनेंट हम एक साथ वीपी वाले से रिड्यूस करके उसके बाद वीपी और ए को ले लें तो भी सही आएगा? वैसे भी सही आएगा, लेकिन मत करो ऐसे, इसी से करो जैसे, वो भी उससे भी सेम आएगा। ये मेथड ठीक है, पूरे सिस्टम का एक साथ लेगा, अननेसेसरी उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलो सर हम टी ले लेंगे ऊपर वाला और उसको t/2 भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर ऊपर टी ले रहे हैं तो यहाँ t/2 ले लो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी से t/2 ले लोगे तो उससे आंसर सेम ही है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। और एक होमवर्क दूंगा, वो आप घर पे सॉल्व करना, और कल आते ही वो डिस्कस होगा क्वेश्चन, जो होमवर्क होगा। एक इनफाइनाइट एटवुड मशीन के क्वेश्चन आज करेंगे। इनफाइनाइट एटवुड मशीन, हाँ मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा अब आप ये क्वेश्चन कर लें। हाँ ये वाला क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर क्या नाम बता रहे थे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट एटवुड मशीन इसके बाद दूंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क क्वेश्चन में इनफाइनाइट एटवुड मशीन होगा। स्क्रीन शेयरिंग हट गई। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेट फॉर सम टाइम, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जो पोस्टर वाला क्वेश्चन था वो कर लो सॉल्व। ये क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर इसका, जो पोस्टर में मैंने दिया था, टाइटल में था, इसमें क्या आंसर है? अगर एक का एक्सटेंशन A1 है, दूसरे का A2 है, तो A1 A2 में क्या रिलेशन होगा? बड़ा रिलेशन होता है A1 है A2। स्टार्टिंग में भी कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन आंसर सही नहीं था। सर यहाँ A1 किसकी एक्सेलरेशन है? जिसमें 1 लिखा है उसका A1 है, जिसमें 2 लिखा है उसका A2 है। 1 किस चीज में लिखा है? प्लैंक में, जो लंबा वाला है, और जो नीचे ब्लॉक है उसका 2 है।
what is the relation between the A1 and A2? क्या हो जाएगा? IC सही आंसर है। ओ बहुत सारे आंसर आ गए। अरे बहुत सारे, फटाफट कर लिया। देखो आपने इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से करते हैं ना, है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। रमेश सही आंसर है। आदित्य सही आंसर है। एक माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हो आप, प्लस ही लिखो। भव्या सही आंसर है। गर्व सही आंसर है। आदित्य सही आंसर है। निहाल रावत सही है। आरुषि धवन सही आंसर है। ठीक है, सही बताया आपने, सब लोगों ने आंसर ऑलमोस्ट, है ना, कि भाई जो A2 की वैल्यू होगी वो 7 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगी, है ना। ध्रुव A1 A2 इक्वल नहीं होंगे यार, A2 की वैल्यू 7 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगी, है ना। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 टाइम्स ऑफ A1, है ना। सही निकाला आपने, भाई A2 की जो वैल्यू होगी वो 7 टाइम्स ऑफ A1। हम क्या करेंगे ना, एक्सप्रेशन के बजाय हम यहाँ पे वेलोसिटी पहले अज्यूम कर लेते हैं, ये मेन रिलेशन को हम वेलोसिटी से निकालते हैं, है ना। एक्सप्रेशन के बजाय हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, वही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन आप T ले लो, तो अगर ये T होगा तो ये कितना हो जाएगा 2T। अब अगर ये 2T होगा तो इस पूरी स्ट्रिंग में 2T हो जाएगा, अगर ये 2T होगा तो ये पूरी स्ट्रिंग में 4T हो जाएगा। मास्टर्स अगर है यहाँ तक 40 है, अगर ये 40 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं लगाऊंगा इस पूरे सिस्टम में सिग्मा T डॉट V इक्वल टू 0। तो आप पहले इसमें लगाओगे तो इसका T ऊपर, इसका वेलोसिटी भी ऊपर, तो पावर जो होगी वो T इंटू V2 हो जाएगी। इसमें लगाएंगे तो देखो इस पूरे सिस्टम में कौन कौन सा टेंशन लग रहा है, इसमें T लग रहा है, इस पे 2T लग रहा है, इस पे 40 लग रहा है, तो टोटल टेंशन 70 हो गया ना, 4 + 2 + T, ये आपका हो गया 70, है ना। सर आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डाउनवर्ड्स क्यों लिया? मैंने अज्यूम कर लिया भैया, एक ऊपर एक नीचे तो जाएगा ही ना, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, क्योंकि मास नहीं दिया सर अगर दोनों ऊपर एज्यूम करें तो गलत आंसर आएगा। वे दोनों ऊपर जा नहीं सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ना, तो पूरा चीज ऊपर नहीं जा रहा तो एक ऊपर और एक नीचे, अगर ये फिक्स नहीं सर तो फिर आंसर A2, हाँ यहाँ पे आ गया 7T इंटू V1, और चूंकि सारे टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे है तो बीच में है, और सबका सम क्या हो जाएगा 0। यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ गई 7V1, और इसको डिफरेंशिएट करके it is equal to 7 of A1। अब A1 A2 कितना होगा वो मुझे नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा मास दिया होगा उससे, लेकिन A1 और A2 में रिलेशन क्या है वो हमने कहा, it is equal to क्या आ गया 7, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, है ना, अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप बताओ सर इसमें फिक्स्ड कौन सी होगी और मूवेबल कौन सी होगी? इसमें फिक्स कौन सी होगी, मूवेबल कौन सी होगी? इसमें सिर्फ एक ही फिक्स है, ये वाला, ये रूप से कनेक्टेड है वो फिक्स, ये मूवेबल होगी, ये मूवेबल, ये दोनों मूवेबल, क्योंकि जब ये चीज ऊपर जाएगी तो ये चीज भी आपस में ऊपर नीचे, ये पूरी मूवेबल तो उससे अटैच है वो फिक्स। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इसको अटेंड जरूर करना, कल आते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट एटवुड मशीन।
है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट। मनस्वी आपका आंसर सही था, ध्रुव आपका आंसर सही था, सुहाना सही था, अर्णव करेक्ट सर है ना, है ना। चल अब मैं एक एक को होमवर्क क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ऑफ इनफाइनाइट एडूड मशीन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। हाँ ये डॉट डॉट है ना, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, ये चीजें इनफाइनाइट तक चली जा रही है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल क्लास में आते ही ये डिस्कस। एंड वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट, वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का फर्स्ट पार्ट आज हमने कर लिया, दैट इज द पुली कंस्ट्रेंट। कल हम पढ़ेंगे वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट प्लस इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Sir, please share Happy the Sports recording. Day, sir. Sir, हाँ बोलो बेटा। So please share the recording. sir, will you be sharing this question on the WhatsApp group? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, आई विल बी शेयरिंग दिस। Thank you. थैंक यू सर। एंड रिकॉर्डिंग कल, रिकॉर्डिंग वैसे हो जाएगी, रात तक होगी, अभी नहीं होगी, है ना। अभी मेरी क्लास होती है ना, तो रात तक होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हर क्लास में दे देंगे बेटा रिवीजन क्वेश्चन, वैसे हर क्लास में देते ही हूँ। बीच में आप सॉल्व नहीं कर रहे थे ना, इसलिए नहीं दे रहा था मैं। बीच में आप सॉल्व करना बंद कर दिया था, इसलिए नहीं दिया। सॉल्व करोगे तो मैं जरूर दूंगा। उस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं, इस इनफाइनाइट। टॉपिक पे। इनफाइनाइट